सीड एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। इंडिया के अंदर सीड एक्ट कब आया था, कब इसको लागू किया गया था? तो सीड की क्वालिटी मेजरमेंट के लिए सीड एक्ट लाया गया था, जिससे अच्छी क्वालिटी की सीड का प्रोडक्शन हो पाए और किसानों को अच्छा सीड मिल पाए। इसके लिए 1966 के अंदर सीड एक्ट को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, द आइडियल पीएच रेंज फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट्स। ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल में कौन से पीएच पर अवेलेबल होते हैं? तो न्यूट्रिएंट पीएच जो जो न्यूट्रल पीएच होती है वहां पर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे हम स्लाइटली मतलब एसिडिक कंडीशंस की तरफ जाएंगे तब क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन कौन से न्यूट्रिएंट्स की? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। एक एक्सेप्शन याद रखना आपको, मोलिब्डेनम जो है वो आपका हायर पीएच पर अवेलेबल होता है। हायर पीएच पर कौन से दो ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही डिफिशियंट देखी जाती है, यानी कि पीएच हाई करने पर डिफिशियंसी मिलेगी आपको? तो जिंक और आयरन दोनों ऐसे हैं जो हायर पीएच पर बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6.5 टू 7.5। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के अंदर कल ही हमने डिस्कस किया था, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो CO2 का फिक्सेशन करता है। रूबिस्को जो होता है C3 प्लांट्स के अंदर CO2 का फिक्सेशन करता है। नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाने में हेल्प करेगा, यानी कि नाइट्रोजन का असिमिलेशन करवाता है, एक तरह से प्लांट के अंदर अक्यूमुलेट करने में मदद करता है। ऐसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, वो CO2 के हाइड्रेशन में हेल्प करता है, लेकिन डायरेक्टली कोई फिक्सेशन नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? C4 के लिए पेप कार्बोक्सिलेज। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज एल्फी सोल एज द डोमिनेंट सोइल। जो एल्फी सोल है वो कहाँ पर डोमिनेंटली पाई जाती है? इंडो गैंगेटिक प्लेन या फिर वेस्टर्न राजस्थान? राजस्थान क्या है, सूखा एरिया है, वहां पर कौन सी सोइल पाई जाएगी? एरिडी सोल। तो ये आंसर तो आपका इनकरेक्ट हो गया। पेनिनसुलर प्लेटू या फिर कोस्टल बंगाल या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स? तो पेनिनसुलर जो प्लेटू एरिया है वहां पर एल्फी सोल क्या होती है? डोमिनेंटली पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रॉप लॉगिंग इज ए डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज्ड फॉर। क्रॉप लॉगिंग किसके लिए डायग्नोस्टिक टूल होता है, ये पूछा गया है। तो क्रॉप लॉगिंग में एक्चुअली होता क्या है, ये शुगर केन प्लांट के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये जिसको आप याद रखेंगे, शुगर केन प्लांट के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, लीफ का सैंपल लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी लीफ है, तो लीफ का एक सैंपल लिया जाएगा। लीफ के सैंपल को फिर लैब में जाके इसमें एनालाइज किया जाएगा कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। यानी कि न्यूट्रिएंट्स कितने हैं का क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर जितना मतलब फर्टिलाइजर डाला जाना चाहिए वो इसमें अवेलेबल है या नहीं है, कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है या ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी है। जिससे क्या होगा, हमें एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि इसमें फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और हम न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, न्यूट्रिएंट के मैनेजमेंट के लिए क्रॉप लॉगिंग किया जाता है, जो शुगर केन प्लांट के अंदर यूज किया जाता है, शुगर केन क्रॉप के अंदर यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लेग्यूमिनस फोडर क्रॉप। कौन सी फास्टेस्ट ग्रोइंग लेग्यूम फोडर क्रॉप है? बरसीम या फिर लूसन या काउपी या स्टाइलोसेंथस या फिर सोयाबीन? तो इसमें आपका काउपी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग लेग्यूम फोडर क्रॉप होता है, जो लगभग 45 टू 50 डेज के अंदर ही मेच्योर हो जाता है। ये क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर अपना फोलिएज मैक्सिमम करता है और तैयार होता है, इसलिए इसको शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप भी कहते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप भी कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। इससे इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं कि जो काउपी है इसको स्मूदर क्रॉप की तरह भी यूज किया जाता है। स्मूदर क्रॉप कौन सी होती हैं? स्मूदर क्रॉप वो होती हैं जो जल्दी से फोलिएज को ग्रो करके वीड का सप्रेशन करते हैं, वीड को सप्रेस करते हैं। इससे क्या होगा, वीड ग्रो नहीं हो पाएगा।
जब पूरा सोइल का एरिया ही कवर कर लिया जाएगा लीव्स के द्वारा, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी नीचे, और इतने न्यूट्रिएंट मतलब अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी ये कि उनके पास स्पेस कम बचेगा वीड को उगने के लिए। तो क्या होता है, वीड उगने से बचता है, यानी कि वीड उग नहीं पाता है, तो वीड का क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एरोपोनिक्स इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एरोपोनिक। जो एरोपोनिक्स टेक्निक है वो कौन सी क्रॉप के लिए यूज किया जाता है? एरोपोनिक्स में क्या होता है, सोइल का, जैसे जनरली क्या करते हैं, क्रॉप को सोइल के अंदर ग्रो करते हैं, लेकिन एरोपोनिक्स में क्या होता है, रूट्स जो होती हैं वो एयर के अंदर ही होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्रॉप है, तो इसकी जो रूट्स या रूट्स एयर होंगे वो क्या होंगे, एयर के अंदर ही होंगे। तो इसको न्यूट्रिएंट की सप्लाई कैसे होगी? न्यूट्रिएंट की सप्लाई इसको लिक्विड मीडियम के द्वारा की जाती है, यानी कि इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए, ये मेरी ड्राइंग क्या है, थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसको, जो भी है लिक्विड फॉर्म है, यहाँ पर क्या है, हम स्प्रे करेंगे यहाँ पर लिक्विड का। इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी प्रॉपर बनी रहेगी और क्रॉप अच्छे से ग्रो हो पाएगी। जनरली ये किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रू सीड पोटैटो के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोटैटो। आगे बढ़ते हैं। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी यानी कि BSE इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि ये बीमारी किस दूसरे नाम से जानी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एपो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन तब ये पूछा नहीं गया था कि इसका दूसरा नाम क्या है, तब ये पूछा गया था कि इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। इसका जो आंसर है वो आपका है मैड काउ डिजीज। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही देख लीजिए, जो FMD डिजीज होती है वो वायरल डिजीज है, एक वायरस से होती है, और जो एंथ्रेक्स डिजीज होती है वो बेसिलस एंथ्रेक्सिस से होती है। मेस्टाइटिस में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है अडर के अंदर, अडर में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके साथ ही जो रिंडर पेस्ट है उसको इरिडिकेट कर दिया गया है, यानी कि इरिडिकेटेड है ये करंट में, और एक वायरल डिजीज है। आगे बढ़ते हैं। सीड वायबिलिटी टेस्टिंग कैन बी डन विद, सीड वायबिलिटी के टेस्टिंग के लिए कौन सा मेथड या टेस्ट यूज में लिया जाता है? आयोडीन टेस्ट, या फिर टेट्राजोलियम, या ओलिगो टेस्ट, या एलाइजा टेस्ट, या ल्यूगोल टेस्ट? तो जो टेट्राजोलियम टेस्ट है वो आपका सीड की वायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। जो TZ टेस्ट में वायबल टिश्यू होते हैं वो रेड कलर शो करते हैं, और इससे क्या होता है, ये किसकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि सीड के अंदर डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो अभी सरवाइव कर रहा है, यानी कि फास्टली रिएक्टिव है। आयोडीन जो होता है वो आपका स्टार्च के लिए यूज किया जाता है, स्टार्च के लिए। जो ओलिगो टेस्ट है वो जनरली DNA की डिटेक्शन के लिए किया जाता है, DNA डिटेक्शन के लिए, ये ध्यान में रख लेना। और एलाइजा होता है वो पैथोजन के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ओलिगोल होता है वो आयोडीन बेस्ड ही एक टेस्ट होता है, सिमिलरली आयोडीन टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। इन चिकपी द मेजर पोलिनेटिंग एजेंट इज, चिकपी के अंदर कौन सा जो पोलिनेटिंग एजेंट मेजरली देखा जाता है यहाँ पे? तो आंट होते हैं, या फिर विंड के द्वारा, या हनीबी के द्वारा, या फिर वास्प के द्वारा? तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन चूज करना है, या फिर नो एक्सटर्नल पोलिनेटर। तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तो जनरली क्या होता है, नन ऑफ दीज को कोई भी फोकस नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर यही क्वेश्चन का आंसर है। जो चिकपी होता है उसमें क्लिस्टोगेमस फ्लोर पाए जाते हैं, इससे क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि जो सनफ्लावर होता है उसमें क्या होता है, सनफ्लावर में नहीं होता है, इसमें याद रखना एक बार, जो चिकपी होता है उसमें क्या होता है, क्लिस्टोगेमस कंडीशन पाई जाती है और सेल्फ पोलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सनफ्लावर में क्या होता है, हनीबीज के द्वारा होता है, उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द ड्राइंग ऑफ पेडी बिफोर मिलिंग हेल्प्स इन, जो मिलिंग की प्रक्रिया होती है राइस के अंदर, तो
उससे पहले ड्राइंग करना क्यों ज़रूरी होता है, क्या होता है इससे? रिड्यूसिंग प्रोटीन, प्रोटीन को रिड्यूस करने के लिए, या फिर इंक्रीजिंग मिलिंग एफिशिएंसी, मिलिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर इम्प्रूव करता है स्टार्च की क्वालिटी या एरोमा को इम्प्रूव करता है, या फिर मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए काम में लिया जाता है। प्रॉपर ड्राइंग करेंगे तो उससे क्या होगा, ये प्रिवेंट करता है ग्रेन को ब्रेकेज होने से। मिलिंग के दौरान जब मिलिंग करते हैं ग्रेन्स की तो क्या होता है, ग्रेन ब्रेक हो जाते हैं, उसको ब्रेक करने से रोकता है। यानी कि एक तरह से क्या करता है, इंक्रीज करता है राइस के हेड जो होते हैं वो प्रॉपर आपके पास पूरा पूरा मिल पाए, यानी कि राइस का ग्रेन आपसा टूटे नहीं, ब्रेक ब्रेक नहीं हो, अच्छे से करेंगे तो इससे क्या होगा, मिलिंग की एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेथायरिज्म इन ह्यूमन इज कोज्ड बाय। जो लेथायरिज्म होता है वो ह्यूमंस में किसकी वजह से होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनडायरेक्टली, इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सी क्रॉप के अंदर कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड पाया जाता है। तो ये सारी एक टेबल है, उसको आप याद रखना कि कौन सी क्रॉप में कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड पाया जाता है। हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, लेथायरस सेटाइवस, या फिर इसको बोआ के नाम से भी जानते हैं। इसको ओडीएपी न्यूरोटॉक्सिन भी कहते हैं क्योंकि ये पैरालिसिस कर देता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीडिप्लॉइड क्रॉप। एम्फीडिप्लॉइड क्रॉप इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पोटैटो, या फिर कॉटन, या फिर टोबैको, या वीट, या फिर बार्ली। इनमें से आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो जो ब्रेड वीट होता है, जो हेक्साप्लॉइड कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42 होता है। ये क्या होता है, मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशन से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। ये एम्फीडिप्लॉइड कंडीशन इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विच इज ए प्रो ड्रग डीवॉर्मर यूज्ड इन एनिमल। कौन सा प्रो ड्रग डीवॉर्मर है जो एनिमल्स के अंदर यूज किया जाता है? या पहला ऑप्शन आपका एल्बेंडाजोल, या फिर फेनबेंडाजोल, या फिर निटोबिमिन, और लिवामिशोल, या फिर आयोरमेक्टिन। तो इनमें से आपका जो निटोबिमिन है वो आपका इसके लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेबस से बाहर चला जाता है, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, स्किप करने वाले होते हैं। इन ड्रिप इरिगेशन इमीटर डिस्चार्ज इज एक्सप्रेस्ड इन। जो इमीटर डिस्चार्ज होता है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है? इमीटर क्या होता है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन के अंदर क्या होता है, जो पाइप्स होती हैं उसके अंदर, जैसे यहाँ पर प्लांट लगा रखा है, यहाँ पर इसकी रूट्स में वाटर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक इमीटर होता है। इमीटर से क्या होता है, वाटर ड्रॉप ड्रॉप कर करके यहाँ पर बाहर आता रहता है। तो इसकी पूछा गया है कि इसको मेजर किस यूनिट में किया जाता है, तो लीटर पर आवर के अंदर इसको मेजर किया जाता है। सेकंड आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग इज मेनली यूज्ड टू। स्ट्रिप क्रॉपिंग को जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। इंक्रीज करता है प्लांट की पॉपुलेशन को, या फिर इंप्रूव करता है फोटोसिंथेसिस को, सोइल के इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए, या फिर इन्हांस करने के लिए इरिगेशन को। स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, स्ट्रिप्स लगा दी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्रॉप की स्ट्रिप लगा दी, फिर छोड़ दिया, फिर से एक स्ट्रिप लगा दी, फिर छोड़ दिया, फिर से स्ट्रिप लगा दी। इससे क्या होता है, सोइल का इरोजन अपन रोकने में हेल्पफुल रहता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, प्रिवेंट सोइल इरोजन। सॉरी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन प्लांट्स इज डन यूजिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है वो प्लांट्स में किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका पीसीआर आंसर होगा, या एलाइजा, या सडन वेस्टर्न ब्लॉट, या जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड आपका नाइट्रोजन का कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है, आपका गलत आंसर है। या फिर बायो एसे। तो इनमें से जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर जो होता है वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है डीएनए के रीजन्स को,
और बेस ऑफ मॉडर्न फिंगरप्रिंटिंग, ये एक मतलब आधार होता है मॉडर्न फिंगरप्रिंटिंग का। अगला क्वेश्चन है, इन पोल्ट्री ऑप्टिमम ब्रूडिंग टेम्परेचर फॉर फर्स्ट वीक इज। फर्स्ट वीक के अंदर ब्रूडिंग का कितना टेम्परेचर रखा जाना चाहिए? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड ऑफ पोलिनेशन कंट्रोल इन पिजन पी। पिजन पी के अंदर पोलिनेशन की कंट्रोल करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है जिससे कि हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन किया जाए? तो इसके अंदर हमने अभी देखा कि क्लिस्टोगेमस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं और अंदर ही क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम ऐसा तो है नहीं कि पोलन को हटा सकते हैं, क्योंकि क्लिस्टोगेमस कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है कि जेनेटिकली हम प्लांट के अंदर कुछ हेरफेर कर दें। इमेस्कुलेशन तो तब हो पाएगा जब हमें दिख रहा हो कि एंथर अलग है या फिर मेल पार्ट अलग है, फीमेल पार्ट अलग है। हैंड पोलिनेशन भी तभी करते हैं जब सेपरेट कर पाए हम दोनों को। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी यहाँ पर यूज किया जाता है, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन ही यहाँ पर एक सॉल्यूशन बचता है। या फिर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि सीएमएस जो होता है वो पिजन पी के अंदर जो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, जीएमएस की लाइंस को प्रीफर किया जाता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। और ये भी आपका इनकरेक्ट आंसर हो, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको कल फिर अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। धन्यवाद।